हे हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेड अपर सिक्स। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, हमने बात करनी है इसके अंदर वैल्यू एडेड मेथड की। इससे पहले मैं बात कर चुका हूँ आप लोगों से इनकम मेथड की एंड एक्सपेंडिचर मेथड की। और मैं फिर से आपको एक बात कहूँगा कि अगर आपको इस मेथड को अच्छे से समझना है तो प्लीज़ आप पहले की वीडियोज़ को ज़रूर रेफर कीजिए, क्योंकि कुछ इसमें बेसिक टर्म्स हैं जो मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका मेंटोर, आपका गाइड पवन आनंद। तो इस मेथड में सबसे पहले हम बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड। यानी कि वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है। देखो, वैल्यू एडेड यानी कि ऑलरेडी कोई वैल्यू किसी चीज़ की थी, उसमें आपने कुछ और वैल्यू ऐड कर दी है। तो एक फर्म के लिए जो वैल्यू एडिशन होता है वो होता है कि उसने रॉ मटेरियल के अंदर उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए शुगर केन से शुगर बनानी है, तो शुगर केन हो गया रॉ मटेरियल। उसको शुगर बनाने के लिए उसमें क्या क्या वैल्यू एडिशन किया। तो जो मान लीजिए शुगर फैक्ट्री है, मान लीजिए उसने शुगर केन बाय किया है 10 लाख रुपए का और शुगर बनाई है उसने 30 लाख रुपए की। तो बीच का जो 20 लाख रुपए का जो डिफरेंस है वो है वैल्यू एडेड। ये उसने कहां पे एडिशन किया, ये उसने किस फॉर्म में एडिशन किया। देखो भाई, शुगर केन को अगर शुगर बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बिल्डिंग चाहिए, यानी कि फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। उस फैक्ट्री के अंदर बिल्डिंग है, मशीनरी है, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो सब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज हैं, उनको जब फर्म हायर करेगी तो उनको पे भी करेगी। अब पे क्या करेगी, पे करेगी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इसी को ही तो बोलते हैं वैल्यू एडेड। यानी कि रॉ मटेरियल की वैल्यू के अंदर जब फर्म्स जो है इन सब चीज़ों की सर्विसेज की वैल्यू को ऐड करती है, रेंट को ऐड करेगी, वेजेस को ऐड करेगी, सैलरीज को ऐड करेगी, इंटरेस्ट को ऐड करेगी, प्रॉफिट को ऐड करेगी, तो उसके पास बन जाएगी शुगर की वैल्यू, उसके पास निकल के आ जाएगी। अब वो अलग बात है कि वो जो शुगर की वैल्यू है उसको हम हमेशा मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, क्योंकि अगर मार्केट में कोई चीज़ बेचनी है तो उसके ऊपर जो भी टैक्स वगैरह है वो भी पे करना पड़ेगा साथ साथ में। तो चलिए फटाफट से इसकी हम बात करते हैं कि वैल्यू एडेड क्या होता है, इसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स है वो क्या चीज़ है, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या चीज़ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या चीज़ है। ये आने वाली स्लाइड्स के अंदर जो है हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं फटाफट से। तो वैल्यू एडेड का मतलब आप याद रखिएगा कि वैल्यू एडेड का मतलब कि जो भी प्रोडक्शन हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि जो एक साल के अंदर जो भी गुड प्रोड्यूस हुई है उसकी मार्केट वैल्यू है ये वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसमें से हमने माइनस कर देना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, ये किस किस फॉर्म में हो सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन में दिया हो सकता है। इस वीडियो का एक ही पर्पज़ है कि आपको इस मेथड के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करना बड़े अच्छे से आ जाए। और अगर इसके बारे में जो भी डिटेलिंग है फर्दर की प्रिकॉशंस क्या होती हैं, या अगर आपको एग्जाम में थ्योरेटिकल लिखना हुआ आज कैसे लिखना है, तो वो फिर मैं आपसे अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट इस वीडियो के अंदर डेफिनेटली जब आप इसको देखोगे तो आपको वैल्यू एडेड मेथड का किसी भी तरह का न्यूमेरिकल होगा आपको सॉल्व करना अच्छे से आ जाएगा वो। तो चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं हम कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडेड। देखिए, ये है, अभी भी ये वैल्यू एडेड मेथड की बात हो रही है यहाँ पे, कि जो सम टोटल ऑफ ऑल द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द एंटरप्राइजेस ऑफ अ कंट्री। देखो, ये ऑल द एंटरप्राइजेस का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर देर आर थ्री सेक्टर्स: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। हर एक सेक्टर के अंदर अलग अलग फर्म्स काम कर रही हैं और हर एक फर्म का अपना वैल्यू एडेड है। तो जो वैल्यू एडेड है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, है ना। तो वैल्यू एडेड को हम जीवीएएमपी भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ आप देख रहे हैं जीवीएमपी। तो जीवीएमपी, अगर आपके पास बहुत सारी फर्म्स होंगी और अलग अलग सेक्टर्स में होंगी, आपके पास प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तो सभी फर्म्स का जीवीए को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसको हमने न्यूमेरिकल्स में किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह के न्यूमेरिकल्स इस मेथड से रिलेटेड आते हैं एग्जाम में, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में जब चलेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी हमें जीवीएमपी कब चाहिए होगा, हमें कब हमें जीडीपी एमपी निकालना पड़ेगा उसको लेके। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। इसमें आपके पास है यहाँ पे कि पहला स्टेप हमारे पास क्या है, हमें करना है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। यानी कि एक साल के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो गया उसकी वैल्यू कितनी है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये वैल्यू एडेड नहीं है, ये है कि प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू, यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू क्या है। देखो, फिनिश्ड प्रोडक्ट में और फाइनल प्रोडक्ट में डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था शुगर केन का और शुगर का, तो शुगर केन से शुगर बना दी, तो शुगर जो है वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, हम उसको फाइनल गुड नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट कहेंगे उसको हम। तो उसमें फाइनल गुड की वैल्यू क्या हुई, जो भी फर्म ने वैल्यू एडेड किया है रेंट की फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, प्रॉफिट की फॉर्म में, वो उसको हम बोलते हैं
फाइनल एक्सपेंडिचर, या उसको बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ फाइनल गुड कहते हैं। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड का मतलब वैल्यू एडेड हो गया, या फिर सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स भी हो सकता है, या फिर सम ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। उस पर चलो हम बाद में आएंगे। पहले हमारा काम है वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालना। हमें कैसे निकालना है, यानी कि जो भी प्रोडक्शन एक साल में किया उसकी वैल्यू। अब देखो दो तीन बातें हैं यहाँ पे, कि जो एक साल में प्रोडक्शन किया किसी भी फर्म ने, अगर तो सारा का सारा बेच दिया, सब सेल हो गया, तो जितनी भी सेल्स हैं वही वैल्यू ऑफ आउटपुट है। पर ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं ना कि जितना सेल हो गया, सॉरी जितना प्रोडक्शन हुआ उतना ही सेल हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ बच भी जाएगा। तो जो बच जाएगा उसको भी लेना पड़ेगा हमारे को वैल्यू ऑफ आउटपुट के केस में जो है। तो देखते हैं कि अगर हमारे को सेल्स गिवन है और उसके साथ कुछ आपको ऐसा भी चीज़ें गिवन चाहिए जो रह गई हैं, जिसको बोलते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। कोई भी फर्म देखो जो है ना, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काम कर रही है ना। तो मान लो कि उसने एक साल के अंदर जो भी प्रोडक्शन किया उसमें से उसने मान लीजिए 10 लाख का बिक गया सामान, ठीक है ना। अब जो बच गया मान लो वो है 2 लाख उसकी वैल्यू है, तो भी जो बच गया वो भी तो उस साल का प्रोडक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आपको उसको भी ऐड करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं उसके अंदर जो हम। बट ये भी हो सकता है कि फर्म जो है पिछले साल से ही कुछ कैरी फॉरवर्ड करके आ रही थी ओपनिंग स्टॉक, यानी कि हम कहते हैं कि उसको 1 अप्रैल को जो उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ था तो उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। तो अगर हम ऐसा कहें कि मान लो हमारे को किसी भी फर्म को लेके इन्फॉर्मेशन दे दी उन्होंने आपको कि जी एक साल के अंदर जो है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिख के थोड़ा सा समझाता हूँ इसको एक बारी, फिर नेक्स्ट स्लाइड्स में जब मैं आऊँगा तो उसमें डिटेल में और बात करूँगा कि ये सेल्स क्या है और चेंज इन स्टॉक हम कैसे कैसे ऐड करते हैं। अभी थोड़ा सा बेसिक बात जल्दी से कर लेता हूँ, कि मान लो आपसे कहते हैं कि एक साल के अंदर द फर्म हैज़ सोल्ड, यानी कि आपको सेल्स दे रखी है उस फर्म की, मान लीजिए कहते हैं कि 50 लाख उसकी सेल्स हो गई है। लेकिन ये सेल्स करने के बाद, यानी कि ये जो सेल्स हैं ये कब से कब तक है, ये 1 अप्रैल से लेकर, सॉरी, 31 मार्च के बीच की सेल्स हैं एक फर्म की। और इसके अलावा जो है उसके पास 31 मार्च को कुछ बच भी गया, उसको बोलते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक कह देते हैं उसको हम। तो मान लीजिए उसके पास जो है 10 लाख का प्रोडक्शन बचा हुआ उसके पास। तो आप ये देखेंगे कि एक साल के अंदर उस फर्म के पास कितना था टोटल, 50 + 10, यानी कि 60 तो था उसके पास ना बेचने के लिए। लेकिन कोई ज़रूरी तो नहीं ना कि 60 का 60 उसी साल में प्रोडक्शन हुआ। हो सकता है कि 1 अप्रैल को यहाँ पे उसके पास ऑलरेडी 5 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ था, यानी कि उस साल में कितना प्रोडक्शन किया उसने, उसने उस साल में किया 60 - 5, यानी कि 55 लाख का प्रोडक्शन किया। तो देखो ये 55 लाख हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने सिंपली करना है सेल्स प्लस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक और माइनस कर देंगे हम ओपनिंग स्टॉक। तो ये हम कैसे कैसे करेंगे ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपसे बात करता हूँ सारी की सारी, कि हमें क्या क्या कैसे कैसे किस किस तरह से हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना होता है, क्या क्या तरीके होते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के। ये देखिए डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे देखो पहला तरीका तो ये है कि अगर जितना भी प्रोडक्शन हुआ अगर वो सारा ही सेल हो गया तो फिर तो सेल्स ही हो जाएंगी सारी की सारी। आई यूज द मार्कर, है ना। अगर तो सारा ही बिक गया है फिर तो वही वैल्यू आउटपुट हो गया। लेकिन अगर सारा नहीं बिका, है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम चेंज इन स्टॉक को भी ऐड करेंगे। हालांकि आप देखिए आपके लिए जो मेन फॉर्मूला आपको यही लिखना है एग्जाम के अंदर, ये आपको नहीं लिखना है एग्जाम के अंदर। आपका जो स्टेप 1 रहेगा, आपको इस फॉर्मूला से शुरुआत करनी है कि जी वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके निकालते हैं। अच्छा अगर यहाँ पे मान लो सेल्स आपको नहीं दी हुई, डायरेक्टली नहीं दी हुई, तो सेल्स निकालने का तरीका ये होता है Q इंटू पी, प्राइस इंटू क्वान्टिटी, जिसको हम सेल्स कहते हैं, यानी कि रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो वो P इंटू क्यू करके आपकी सेल्स निकल के आ जाती हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है कि हो सकता है कि हमारे को सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स अलग से दे रखी हो आपको, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि उसने आउट ऑफ द टेरिटरी क्या सेल किया, उसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट्स कहते हैं हम। तो अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स दी हुई हैं तो उसमें आपको एक्सपोर्ट्स भी ऐड करने पड़ेंगे। यानी कि एक नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, चलिए इसको हम ये बात मैं कह रहा हूँ आपसे, कि अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स गिवन हो, सिर्फ लिखा हुआ हो डोमेस्टिक सेल्स, तो फिर आपको उनके अंदर एक्सपोर्ट्स को भी ऐड करना पड़ेगा, ये बनेगी आपकी सेल्स बनेगी। और फिर आप निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट वी डबल ओ कर देता हूँ मैं इसको एक बारी, आप लिखेंगे फिर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक ऐसे लिख के फिर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे इसको आप। तो सेल्स में क्या क्या आ गया, डोमेस्टिक सेल्स भी आ गई और एक्सपोर्ट्स भी आ गए दोनों। अगर देखो वर्ड लिखा हुआ है सेल्स लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, यानी कि फिर सब सेल्स आ गई, फिर आपको अलग से एक्सपोर्ट्स ऐड नहीं करने हैं इसके अंदर। अगर आपको सिर्फ
अगर मान लो क्वेश्चन में लिखता है कि सेल्स भी लिख दिया और एक्सपोर्ट्स भी लिख दिया, तो फिर सेल्स का मतलब हुआ कि सेल्स में सब कुछ आ गया। एक्सपोर्ट्स आपको तभी ऐड करने हैं जब डोमेस्टिक सेल्स वर्ड लिखा हुआ हो, अदरवाइज आपको एक्सपोर्ट्स ऐड नहीं करने उसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, हो गया कि हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके जो है। अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं, वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि इसका आइडेंटिफिकेशन करना है आपको। अब ये देखो किस किस फॉर्म में दिया हो सकता है आपको, है ना। ये हो सकता है कि लिखा हो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और सर्विसेज हायर्ड बाय फर्म फ्रॉम अदर फर्म्स, जैसे कि मान लो फी पेड टू अ लॉयर एंगेज्ड बाय अ फर्म, ऐसी कोई सर्विस है, दैट इज ऑल्सो इंटरमीडिएट, तो उसको भी आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड करेंगे। देखो अगर तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरमीडिएट कंजम्पशन स्ट्रेट वे, अगर सीधा ये लिखा हुआ है ये पूरी टर्म, तो इसके अलावा आपको कुछ भी और ऐड नहीं करना, कुछ भी नहीं देखना। बट अगर लिखा हुआ है सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और उसके बाद अलग से ये लिखा हुआ है सर्विसेज हायर्ड बाय फर्म्स फ्रॉम अदर फर्म्स, आपको ऐड करनी पड़ेंगी। अगर लिखा हुआ है इनपुट्स पे एक्सपेंडिचर है, फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये अलग से दे रखा है आपको, तो भी आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा उसके अंदर जो है। और अगर एक और इसका एक ऑल्टरनेटिव नेम हो सकता है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं इनको हम। अगर ये लिखा हुआ है तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ इसी को ले लीजिए। तो या तो आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन ढूंढिए कहाँ लिखा हुआ है, उसी को ले लीजिए सिर्फ, नहीं तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड ले लीजिए, कहीं पे लिखा हुआ है। और ये नहीं लिखा हुआ तो फिर आपको ये तीन में से जो भी लिखे हों उनको ऐड कर लीजिए, आपके पास बन जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहाँ से आगे चलते हैं अब हम, नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा। ये भी छोटी सी इसमें बात है कि अगर इंपोर्ट्स अगर आपको दे रखे हो अलग से, इंपोर्ट्स को तब ऐड करना होता है आपको जब आपको डोमेस्टिक परचेजेस दे रखी हो, लिखा हो डोमेस्टिक परचेजेस है, यानी कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी लिखा हो, तो आप इसको इंपोर्ट्स को भी ऐड करेंगे टू फाइंड आउट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये आपके पास पूरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ से बन जाएगा। हालांकि थोड़ा रेयर केस है बट हो सकता है, देखो दिया हो एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो इंपोर्ट्स कब ऐड करने हैं आपको इसके अंदर, जब आपको डोमेस्टिक परचेजेस दी हों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आएगा हमारे पास ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए एट मार्केट प्राइस, हमें निकालना है यहाँ से। तो ये कैसे निकलेगा, जो आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड किया था स्टेप 1 के अंदर, उसमें से आप माइनस कर दीजिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन, आपके पास जीवीए एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। आप इसको और भी तरह के एग्रीगेट्स उनमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे एनवीए एट मार्केट प्राइस, तो ये हो गया नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो फर्क किस चीज़ का है, ग्रॉस का एंड नेट का फर्क है, तो माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन। और अगर आपको बोले कि आप एनवीएफसी निकालिए, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी साथ में माइनस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास एनवी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ इस तरह से, एन वी ए एट फैक्टर कॉस्ट, देखो जी वी एम पी की जगह मैं लिख दिया वैल्यू ऑफ आउटपुट, फिर लिखा मैंने माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये किसकी जगह लिखा मैंने, ये जी वी ए एम पी का पूरा फॉर्मूला है, माइनस डेप्रिसिएशन है मेरे पास, और माइनस एन आई टी भी है यहाँ पे। और अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ किसी तरह से, तो वैल्यू आउटपुट क्या होता है, ये होता है सेल्स प्लस चेंज डेल्टा, मतलब चेंज हो गया ये चेंज इन स्टॉक, ये तो हो गया आपका वैल्यू आउटपुट, माइनस आई सी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस डिप्रिसिएशन, और माइनस एन आई टी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये बन गया एक इक्वेशन बन गया आपके पास एन वी ए एट फैक्टर कॉस्ट की। इस इक्वेशन को थोड़ा आप याद कर लीजिए क्योंकि थोड़ा काम आती है ये। अब आपको ये इस इक्वेशन के अंदर आपके पास देखो कितनी चीज़ें हो गई, एक हो गया एन वी एफ सी, नंबर 2 सेल्स, चेंज इन स्टॉक, आईसी, डिप्रिसिएशन, एनआईटी। तो ये आपके पास टोटल 6 चीज़ें हैं। इन 6 में से 5 दी हों और एक मिसिंग हो, तो उसको आप इस इक्वेशन में पुट करके जो मिसिंग है उसको आप एक्स ले लीजिए, तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि आपको एनवीएफसी दिया होता है, आपसे सेल्स पूछ लेते हैं, चेंज इन स्टॉक भी दिया होगा, आईसी भी दिया होगा, डिप्रिसिएशन भी दिया होगा, एनआईटी भी दिया होगा, सेल्स पूछ लेंगे तो सेल्स आप फाइंड कर लीजिएगा। या इस ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर मान लीजिए आपको एनवीएफसी दिया हुआ है, आईसी दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, एनआईटी दिया हुआ है, आपको बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड करिए, तो आप ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये दो इक्वेशंस जो है इनको भी आप अच्छे से याद रख लीजिए, इसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसी से ही सॉल्व हो जाएंगे, है ना। हम देखते हैं कि और इसमें हमारे पास किस किस तरह के फॉर्म हो सकती है क्वेश्चन की, कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो जी वी एम पी है ये मोर देन वन फर्म्स का निकालना पड़े, आपको फर्म ए भी दी हुई है, बी भी दी हुई है, या आपको अलग अलग सेक्टर्स दिए हुए हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी सेक्टर,
सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तीनों का आपने GVMP निकाल लिया और अब आप उसको सबको ऐड करके आपको मिल जाएगा GDP एट मार्केट प्राइस। ये GDPMP है बेसिकली, ये सबका GVA ऐड कर दोगे तो आपके पास GV एट मार्केट प्राइस आ जाएगा और GDP एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। GDP एट मार्केट प्राइस अगर आपके पास आ गया, उससे आपने नेशनल इनकम कैसे निकालना है वो हम आपको पहले के वीडियोस में मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 3 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखे थे। एक तो हमने ग्रॉस से नेट करना होता है, ये पहला वाला एन जो है तो बन गया, ये डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे उसके लिए। फिर हमें DP का NP करना होता है, उसके लिए हमने कर दिया ये प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और हमें एक MP का FC भी करना होता है, इसके लिए हमने कर दिया माइनस NIT। तो ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन से हम कुछ भी कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमारे पास क्वेश्चंस आगे हमारे पास। ये कह रहे हैं कि फाइंड GVA एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना है। चलिए स्टेप 1 क्या है हमारा, हमें निकालना होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो जो जो चीज़ें दे रखी हैं उनका आप नंबर पुट कर दीजिए। नंबर तो यहाँ पे मैंने लिखे नहीं आपके लिए, चलिए कोई बात नहीं। तो सेल्स हमारे पास है 500, ये रही। और चेंज इन स्टॉक हमारा निकल जाएगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, प्लस क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि ये जो होता है ना चेंज स्टॉक होता है CS माइनस OS, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, 20 माइनस 30। तो 20 माइनस 30 दिस गिव्स अस माइनस 10। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 490 आ जाएगा। ये रुपीज़ में, तो चलो मैं रुपीज़ लगाता हूँ इसके आगे। हो सकता है कि करोड़ भी लगाओ, लैक्स लगाओ, तो ध्यान रखिएगा यूनिट लगानी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये आ गया आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट। दूसरा स्टेप हमारे पास आ जाएगा अब स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हम निकालेंगे GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसी को बोलते हैं हम वैल्यू एडेड भी कहते हैं इसको हम, वैल्यू एडेड। कहीं पे लिखा हो वैल्यू एडेड निकालो, तो मतलब आपने ये निकालना है GVA एट मार्केट प्राइस। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो आपने स्टेप 1 में निकाला, जो आपने स्टेप 1 में फाइंड कर लिया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास आ गया 490 माइनस। अब देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है हमारे पास, इन्होंने लिखा हुआ है परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। ये अब और तो कुछ हमारे को दिया नहीं, ना तो कोई सर्विसेज दे रखी है हमारे को यहाँ पे इन्होंने, ना ही जो है इन्होंने हमारे को कोई फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी के कुछ और दे रखा है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन्होंने परचेज ऑफ मशीनरी भी लिखा हुआ है, बट रिमेंबर मशीनरी इज़ अ फाइनल गुड, है ना, इन्वेस्टमेंट होती है मशीनरी। तो ये भी मैं पहले के वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फाइनल गुड्स क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। आप उस वीडियो को रेफर कर लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये हमने क्यों नहीं ऐड किया। तो हमें सिर्फ यही ऐड करना, IC लेना है, इसको हमें IC का पार्ट नहीं बनाना। तो माइनस हम कर देंगे इसमें से 300, ये जो आ गया हमारे पास ₹190, ये आ गया हमारे पास GVA एट मार्केट प्राइस। बट हमें क्या चाहिए अभी, हमें चाहिए GVA एट फैक्टर कॉस्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम GVA एट मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये बन जाएगा हमारे पास GVAMP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये क्या बन गया हमारे पास 190 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो मुझे दे ही नहीं रखे हैं इसके अंदर, ना तो सीधा सीधा लिखा हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ना ही उसका कोई फॉर्म दे रखा है। मान लो GST लिखा होता, एक्सपोर्ट ड्यूटी लिखा होता, इम्पोर्ट ड्यूटी लिखा होता, कुछ भी दिया होता तो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता। बट यहाँ पे कुछ दिया हुआ ही नहीं हमारे को, तो हम उसको जीरो ले लेंगे यहाँ पे। तो जीरो और माइनस कर देंगे सब्सिडीज जो कि 40 हैं। तो अल्टीमेटली आप देखोगे सब्सिडीज ऐड हो गई हैं इसके अंदर। तो ₹230 यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया इसका, है ना। इसी क्वेश्चन को आप 2-3 बार अच्छे से देखिएगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया। आपको इस तरह के जितने भी बाकी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने अच्छे से आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे निकालना है आपको NVA एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अगेन स्टेप 1 क्या है हमारा, हमारा स्टेप 1 है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना। वैल्यू ऑफ आउटपुट जो कि होता है सेल्स प्लस, सॉरी आउटपुट ये कुछ भी नहीं है, हाँ सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये हमारा मैथ फॉर्मूला हो गया इसके अंदर। और सेल्स हमारे पास कहाँ पे देखिए भाई ज़रा आप, तो अब इसमें सेल्स कहाँ पे है हमारे पास, तो ये हमारे पास हो गया, सीधे दे रखा है, सॉरी इन्होंने वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है आपको, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं करने की आपको। तो हमारा सीधा हम स्टेप 2 पे आते हैं। फिर तो हम स्टेप 2 जो है हमारा, स्टेप 1 था, स्टेप 2 आ गया हमारे पास GVA एट मार्केट प्राइस, ये होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट
माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरे पास है 500 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है इन्होंने दे रखा है यहाँ पे मुझे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। उसके अलावा उन्होंने और भी कुछ मुझे दे नहीं रखा है इन्होंने, है ना तो इन्होंने मुझे यहाँ पे अपना फ्यूल दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी दे रखा है, ना कोई सर्विस दे रखी है। तो इसमें वो ऐड कुछ भी और नहीं होगा, तो सीधा ही इसमें से 300 माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास 200 आ गया मेरे पास जी वी ए एट मार्केट प्राइस। बट मुझे फाइंड करना है एन वी ए एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये जी वी ए एट मार्केट प्राइस में से माइनस होगा एक तो डेप्रिसिएशन। क्यों होगा? क्योंकि मुझे ये ग्रॉस का नेट बनाना है। तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन और फिर हम इसमें से माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT। ये क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे को मार्केट प्राइस का बनाना है फैक्टर कॉस्ट। तो ये जो चीज़ मेरे पास कहाँ से आएंगी, GVMP आ गया 200, डेप्रीसिएशन इन्होंने दे रखा है मुझे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसी को बोलते हैं हम डेप्रीसिएशन कहते हैं इसी को ही। तो ये हो गया -10 हो गया। और माइनस NIT का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस देखो दो दे रखे हैं अब आपको यहाँ पे, इम्पोर्ट ड्यूटी दे रखा है और एक एक्साइज ड्यूटी दे रखा है आपको, ठीक है ना। तो ये दोनों ही क्या है, एक तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। इन दोनों को ऐड करके जो है ना 20 + 30 करके ये बन जाएगा आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस बन जाएंगे आपके पास। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पे 50 माइनस सब्सिडीज दे रखी है मुझे इसके अंदर, नहीं दे रखी तो उसको हम छोड़ सकते हैं, उसका आपने जीरो ले लेना है इस तरह से। तो 200 में से 60 माइनस हो गया, ये बच गया ₹140। तो ये आ गया मेरे पास नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ आउटपुट, बीच का कुछ पूछ लिया और दिया हुआ उन्होंने आपको ये NVA एट FC दिया हुआ है, ठीक है ना। तो NVA FC का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमने पीछे इक्वेशन बनाई थी इसकी, ये होता है GVA MP माइनस डेप्रीसिएशन, है ना, माइनस NIT, ये होता है NVA एट फैक्टर कॉस्ट। अब GVMP मैंने कैसे निकाला था, ये निकाला था हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट VO माइनस IC, ये करके मैंने निकाला था GVA एट मार्केट प्राइस, है ना, माइनस डेप्रीसिएशन माइनस NIT। और ये इधर लिखा हुआ मैंने NVA FC। अब इसमें जो जो नहीं है उसको पुट कर उसको आप फाइंड कर लीजिए, यानी कि VO नहीं है ना, तो VO वैल्यू फॉर आउटपुट निकालना है आपको। NVFC दे रखा उन्होंने आपको कितना 150 दे रखा है आपको। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा उन्होंने आपको, देखते हैं इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं, ये रहा 100 दे रखा उन्होंने आपको, ये 100 हो गया। चलिए माइनस डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन कहीं लिखा हुआ नहीं है, ना ही लिखा हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, बट इसका एक तीसरा नाम होता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं ये है डेप्रीसिएशन, और ये भी मैंने पहले की वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये हो गया डेप्रीसिएशन माइनस हो गया। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम पे क्या है मेरे पास, एक्साइज ड्यूटी भी है, सब्सिडीज भी है। तो ये होता है बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो मेरे को क्या करना है 20 माइनस 5 करके ये आ गया मेरे पास, ये हो गया 150। जो यहाँ पे चीज़ें माइनस में उनको मैं यहाँ ला के प्लस कर देता हूँ, इस तरफ ला के प्लस हो गया 100, प्लस हो गया 10 और ये प्लस बन जाएगा इधर आके 15 इज इक्वल टू बच गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो ये सब आप ऐड कर दीजिए, ये बन गया आपके पास 265 जो कि रुपीज़ में है मेरे पास। तो ये मेरा आंसर आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाँ ये थोड़ा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन आ गया। दे आर सेइंग कि वैल्यू एडेड बाय फर्म बी निकालना है आपको। तो भाई वैल्यू एडेड निकालना है तो पहला स्टेप तो मेरा यही है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो कि होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। हालांकि इसके अंदर एक चीज़ और भी ऐड होती है और उसको हम बोलते हैं कि जो भी सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो उसने अपने पास रख लिया है ना, वो भी इसी का पार्ट होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का। क्योंकि कोई ज़रूरी तो नहीं ना कि जितना प्रोडक्शन किया वो सारा का सारा मार्केट में सेल हो जाएगा, है ना। हो सकता है कि उसने कुछ अपने लिए भी रखना हो उसमें से, है ना। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट का ही पार्ट होती है। तो ऐसा अगर कहीं कुछ दिया हो आपको कि जैसे मान लो व्हीट ग्रो किया है किसी फार्मर ने, मार्केट में कुछ सेल कर दिया, कुछ स्टॉक बच गया और कुछ उसने अपने कंजम्पशन के लिए भी यूज़ कर लिया, अगर ऐसा कुछ है तो उसको भी आप इसी में ऐड करते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक के साथ उसको भी आप ऐड करते हैं उसके अंदर। तो ये आ गया हमारे पास कि जो सेल्स कितनी, आप देखो फर्म बी ने कहाँ कहाँ सेल किया, इसमें एक सेल्स तो है नहीं, है ना। सेल्स बाय फर्म बी टू सी, चलिए 25, एक तो ये सेल्स हो गई इसकी, है ना। सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड्स प्लस कर देते हैं इसको भी हम 35, ये भी इसकी सेल्स हैं।
और कहीं सेल किए इसने इसने देखो एक्सपोर्ट्स भी किए हैं, क्योंकि अब हमें पता नहीं ना कि ये इसकी पूरी सेल्स इसी में आ गई, तो डोमेस्टिक सेल्स भी हो सकती हैं इसकी, तो इसमें आपको एक्सपोर्ट्स भी ऐड करने पड़ेंगे। तो +20 ये एक्सपोर्ट्स भी ऐड हो गए इसके, तो ये होगी पूरी की पूरी फर्म बी की सेल्स हो गई। और चेंज स्टॉक क्या है फर्म बी का, ये इन्होंने दे रखा है आपको, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है एक तो 5, और एक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है बी का, इन्होंने 10 दे रखा है। तो ये हो जाएगा प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ये बन गया आपके पास पूरी की पूरी सेल्स बन गई आपके पास। ये हो गया 80 और 80 में ऐड हो गया 85 हो गया, ये हो गया आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ गया आपके पास। अब हमें चाहिए कि वैल्यू एडेड चाहिए, वैल्यू एडेड को ही हम बोलते हैं GVA एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और कैसे निकालते हैं इसको, हम इसको निकालते हैं हम वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो 85 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब कि जो जो इसकी परचेजेस हैं, देखिए परचेज बाय बी फ्रॉम ए, एक तो ये इसकी परचेज हो गई, चलिए जी ये 30 आ गया हमारे पास, लिख दिया मैंने 30। और देखते हैं कुछ इसके पास है क्या। सेल्स बाय बी टू सी, ये तो सेल्स हो गई। सेल्स बाय बी टू हाउस होल्ड, ये भी नहीं लेंगे हम। परचेजेस बाय बी फ्रॉम फर्म डी, ये इसने यहाँ से भी कुछ खरीदा है फर्म डी से भी, ये भी आपको ऐड करनी पड़ेंगी इसके अंदर ही, तो ये होगी 15 भी ऐड होगी। और कोई इसकी कहीं और से इसने खरीदा हो तो देख लीजिए भाई, और तो इसने कुछ भी नहीं लिया, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं सा रहा है इसके अंदर से, तो ये आ गया हमारे पास, इसकी परचेजेस आ गया हमारे पास 45, माइनस करेंगे तो ₹40 जो बच गया, ये बच गया इसका GVA एट मार्केट प्राइस। तो ये हमारा आंसर आ गया इस तरह से, ठीक है ना। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये एक डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने आपको अलग अलग सेक्टर्स दिए हुए हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी सेक्टर दिया हुआ है, कहीं ना कहीं सेकेंडरी भी दिया हुआ है, ये रहा नीचे सेकेंडरी भी दे रखा है, और इन्होंने आपको एक टर्शरी भी दे रखा है साथ में इस तरह से। तीनों सेक्टर्स का आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है, तीनों का वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है, तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आएगा हमारे पास यहाँ से, है ना। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, है ना, ये हमारा स्टेप 1 होता है, क्योंकि हमें GDP MP निकालना है, तो हमारा पहला स्टेप तो यही है अल्टीमेटली। तो ये तीनों को आप ऐड कर दीजिए, 2000 प्लस हो जाएगा इसमें 1800, और प्लस हो जाएगा इसमें 1400 जो है, तो ये आपका आ गया यहाँ पे टोटल करके आ गया 5200 आ गया आपका यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, ठीक है। और हमें चाहिए अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन चाहिए, तो भी आपको दे रखा, अलग अलग सेक्टर्स का दे रखा आपको, देखो ये दे रखा आपको प्राइमरी का IC दे रखा है ये वाला, और ये दे रखा आपको नीचे जो है, सॉरी ऊपर ये देखा, ये सेकेंडरी का दे रखा आपको, यहाँ पे सेकेंडरी का दिया हुआ है, ये फिर नीचे टर्शरी का दिया हुआ है, बिल्कुल लास्ट में देखेंगे आप। तो तीनों का IC अलग अलग दे रखा है आपको, बड़ा सिंपल है, तो ऐड कर दीजिए इसको। ये कितना हो जाएगा 1000 प्लस हाउ मच इज फॉर सेकेंड 800, एंड फॉर टर्शरी सेक्टर इट इज़ 600, तो टोटल करके आपके पास आ गया ये 2400 आ गया आपके पास। अब हमें चाहिए GDP एट मार्केट प्राइस, अब यहाँ से सीधा ही आपके पास GDP एट मार्केट प्राइस निकल आएगा, क्योंकि आपने सारी इकोनॉमी को तो ले लिया, अब GVA की बातें नहीं, अब सीधा GDP MP की बात ही हो रही है ना। ऐसा भी कर सकते हैं आप कि आप हर एक सेक्टर का अलग अलग GVA निकाल लें और फिर आप ऐड कर लें, वो भी पॉसिबल है। नहीं तो आप सीधा ही सीधा आप यहाँ से जो है आप 5200 जो है माइनस कर देंगे 2400, तो ये आपके पास क्या आ गया, आप बन के यहाँ से 2800 आ गया आपके पास GDP एट मार्केट प्राइस। यहाँ से आगे उन्होंने कुछ और आपसे पूछा होता कि नेशनल इनकम निकालिए, कुछ और निकालिए, तो आपके पास बाकी चीज़ें गिवन है आपको, जैसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है आपको, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस भी गिवन है आपको, तो वो करके जो आप, या डेप्रिसिएशन गिवन होता है आपको इसके अंदर साथ में, और तो आप NNPS इजीली निकाल सकते थे। तो ये हो गया हमारा वैल्यू एडेड मेथड। तो हमारा याद रखिएगा इसके अंदर कि हमारा पहला स्टेप क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है, यूजुअली जो लिखा होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट वो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक लिखा होता है, बट उसके अंदर वो भी चीज़ें आ सकती हैं जो कि इम्प्यूटेड फॉर्म में है, जो कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए उस फर्म ने अपने पास रख ली हैं, है ना। अगर ऐसा कहीं दिया हो तो वो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट बनेगा, ध्यान रखिएगा। फिर आपने IC निकालना है, IC को मैंने बता दिया आपको हम और क्या क्या कहते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड हो गया, या अलग से इनपुट दे रखो आपको इस तरह के कि फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी है ना। इसमें कोई भी फाइनल गुड की वैल्यू नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा कि परचेज ऑफ मशीनरी दे रखी है तो नहीं लेनी उसको हमने, क्योंकि वो तो फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट गुड नहीं एक तरह की,
ठीक है, तो इस तरह से आप आईसी निकाल के वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करिए, आपके पास जीवी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। बाकी इस वीडियो को आप एक दो बार अच्छे से और देखिएगा तो आपको अच्छे से वैल्यू एड मेथड क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आपके जो भी डाउट्स हों उसको मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कर दीजिए, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा नीचे इसके अंदर। कोई भी आपका डाउट हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क। ठीक है जी, तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। तो stay healthy, stay blessed and stay wealthy. Thank you for watching. Bye bye.